हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पे। मैं सचिन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पे। बच्चों, इससे पहले आपको पता है कि मैंने पार्ट 1 इस चैप्टर अध्याय 5 का मैंने पार्ट 1 कंप्लीट पढ़ा दिया था। ठीक है, ये है पार्ट 2, ये है पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास 7th साइंस के नाम से वो प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पे विजिट करके आसानी से सभी 1 से लेकर 4 तक, ठीक है, और इसके बाद 1 से लेकर 5 तक सभी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। मैंने भूगोल और विज्ञान भूगोल पढ़ा दिया है पूरा, ठीक है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पार्ट 2 है, ठीक है। इससे पहले मैंने कहाँ पढ़ाया था, शायद ऑक्सीजन की कहानी पढ़ा दी थी। ठीक है, मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने ऑक्सीजन की कहानी पूरा पढ़ा दी थी। तो ऑक्सीजन की कहानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मैंने पढ़ा दी थी। इसके ऊपर है कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी, ठीक है, ये देखो, इसके ऊपर है कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी। ठीक है, तो मैंने ये पढ़ा दी थी पूरा एकदम डिटेल से, 10-15 मिनट इसी पे एक कहानी बताया था। और ये पढ़ाई थी मैंने ऑक्सीजन की कहानी। तो इससे अब आगे शुरू करते हैं कि क्या है आपके इस बुक में, इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि थोड़ा सा याद करवा देता हूँ कि जो पानी जो जोसेफ प्रिस्टले हैं, जोसेफ प्रिस्टले क्या करते हैं कि एक डब्बा में पुदीना का पौधा डाल के मोमबत्ती जला देते हैं। आपको याद आ रहा है? फिर सूर्य के प्रकाश से उसको जला देते हैं लेंस की मदद से। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पुदीना का पौधा जब अंदर डाला गया तो अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको क्या बदल दिया, उसने ऑक्सीजन में बदल दिया, और ऑक्सीजन से क्या जल गया, ये मोमबत्ती जल गई। ठीक है, जब तक कार्बन डाइऑक्साइड था तब तक नहीं जला था। ठीक है बच्चों, तो आप समझ सकते हैं जलने के लिए भी ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग को बुझाने में मदद करता है। बच्चा पता है, जैसे जो आपने देखा होगा फायर जो होते हैं, फायर वाले, फायर सेफ्टी एक सिलेंडर आता है, उस सिलेंडर में क्या होता है, उसमें क्या भरा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कहीं भी आग लगेगी तो उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और आग को बुझा देगा। तो आपको पता है। और जो ऑक्सीजन है वो आग जलने में मदद करती है बच्चों, ठीक है, जिसकी वजह से आग जलती है। और हम भी तो आग ऑक्सीजन की वजह से तो चलते हैं, जिंदा हैं। जब तक सांस नहीं लेंगे तब तक कैसे जिएंगे। तो चलो बच्चों, अब कहानी स्टार्ट करते हैं आगे। पदार्थों के नाम और संकेत की कहानी। वैसे तो पदार्थ के नामकरण और संकेत की कहानी बहुत लंबी और रोचक है, ठीक है। आगे की कक्षाओं में आप पूरी तरह जानेंगे कि वैज्ञानिक हमेशा मानते रहे कि कुछ प्रकार के पदार्थ तो तत्व होते हैं और बाकी सब पदार्थों इन तत्वों के मेल से ही बने होते हैं। पहले हवा, जल, मिट्टी, अग्नि और आकाश में 5 तत्व ही आते जाते थे। देखो बच्चों, अगर मेरी स्पीड आपको थोड़ा ज़्यादा लग रही होगी तो आप सेटिंग में जाके ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ से जाके थोड़ा सेकंड कम वो स्पीड को कम भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा स्पीड को कम, मैं स्पीड इसलिए पढ़ाता, देखो मैं सब चीज़ समझाता हूँ लेकिन थोड़ा स्पीड इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि वीडियो जल्दी खत्म हो जाए, ज़्यादा लंबी ना बने। अगर आपको स्पीड कम लग रही हो या ज़्यादा लग रही हो तो आप अपने से उसको कम या कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, सेटिंग में जाके ऊपर यहाँ पे देखो 3 डॉट दिया होगा, उस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेबैक स्पीड लिखा होगा, शायद ऐसा ही कुछ नाम होगा, प्लेबैक स्पीड। उस पर अगर कम करेंगे तो एक नॉर्मल होगा, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल जिस पे आप देख रहे होंगे उसको ऊपर थोड़ा सा, उसके ऊपर वाले पे अगर क्लिक करेंगे तो थोड़ा धीरे दिखाएगा, और उसके नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो इससे भी स्पीड दिखाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप जाके वहाँ पे स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा। पहले हवा, जल, मिट्टी, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व ही आते जाते हैं। आपको पता है हवा, जल, मिट्टी, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व ही हमारे शरीर में क्या है, हमारे शरीर में, या हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। हवा, हम देखो कैसे, हम हवा लेते हैं, जल पीते हैं, मिट्टी जब हम लोग मरते हैं तो हम लोग मिट्टी मिल जाते हैं, और अग्नि से हमें जलाया जाता है, और आकाश में हम लोग धुआं हमारा उठ जाता है। तो ये 5 तत्वों से हमारा जीवन या जितने भी सब चीज़ हैं ये 5 तत्व से मिलके बने होते हैं। ठीक है, हमारे विज्ञानों के अनुसार भी यही कहा गया है और साइंस भी यही कहती है कि हम हवा, जल, मिट्टी, अग्नि और आकाश से ये 5 तत्व मिलके किसी भी चीज़ का निर्माण होता है। आज से लगभग 400 साल पहले कई प्रयोग के आधार पर यह धारणा बदलनी शुरू हुई। आज तो 100 से अधिक तत्व खोजे गए हैं। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि जो पहले पुराने समय में ये 5 तत्व ही उपस्थित थे, हवा, जल, मिट्टी, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व ही उपस्थित थे हमारे धरती पे। ठीक है, लेकिन
धरती पर तो उपलब्ध थे लेकिन खोजा नहीं गया था, लेकिन आज खोज की मदद से 100 से अधिक तत्व 100 से अधिक तत्व खोजे गए हैं। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जितना भी आपको मैग्नीशियम, हीलियम, ये सब क्या है? तत्व ही तो हैं, ये सब खोजे गए हैं। ठीक है, तो पहले के ज़माने में खोज नहीं किया गया था, तो 5 तत्व ही हमारे ऋषि मुनि के अनुसार माना जाता था कि 5 तत्व से मिलकर ही सभी चीज़ का निर्माण हुआ है, और ये 5 तत्व ही हैं। लेकिन आज 100 से अधिक तत्व खोजे जा चुके हैं। ठीक है, उनमें से कुछ में तो आप भी परिचित होंगे, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि। कुछ तत्व तो गैस के रूप में होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये आपको बताया था मैंने अभी कि सोना चांदी तो कुछ भी चीज़ होता है वो तत्व होता है एक प्रकार का। ठीक है बच्चों, कार्बन को कोयले का प्रमुख भाग भी तत्व है, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। मैंने आपको कल बताया था, उस दिन बताया था, इससे पिछले वाले वीडियो में, ये क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है? CO2। CO2 का मतलब क्या है? कार्बन। ये CO का मतलब कार्बन नहीं होगा, C का मतलब कार्बन होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ C का मतलब कार्बन, और O2 का मतलब क्या? ऑक्सीजन के 2 अणु। ठीक है, CaCO3, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? कैल्शियम। Ca का मतलब कैल्शियम, और CO3 का मतलब क्या? ये कैल्शियम, और ये कैल्शियम, C का मतलब कार्बन, और O3 का मतलब क्या? ऑक्सीजन के 3 अणु, कैल्शियम कार्बन नाइट। ठीक है, कैल्शियम कार्बन ऑक्साइड। ओके, तो ये समझ सकते हैं कि जो जितना जितना पावर लिखा होगा, इसका मतलब क्या है? पर मल्टीप्लाई, और ये क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, अगर मान लो कि C है, C3, इसका मतलब क्या हुआ? कि ये क्लोरीन कह रहा है, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन, ये C का मतलब कार्बन भी हो सकता है, ये क्या है? C का मतलब कार्बन, और CH का मतलब होता है क्लोरीन। ठीक है बच्चों, Cl का होता है क्लोरीन। सभी तत्वों को संकेत दिए गए हैं, जैसे ऑक्सीजन को 0, ऑक्सीजन को O, और कार्बन को C। ठीक है, सभी देखो, सभी तत्वों के संकेत होते हैं बच्चों। ठीक है, आपको पता है कि सभी, जैसे सोना का क्या है? G, Ag, Au। ठीक है, ऐसे है, और ऑक्सीजन का क्या है? O है, और कार्बन का क्या है? C है। सोचो ऐसा क्यों? दोनों मिलकर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कुछ संकेतों के सामने एक अंक भी लिखा रहता है, जैसे यहाँ O2 के सामने 2 लिखा है। ठीक है, O के सामने 2 लिखा है, इसका कारण थोड़ा जटिल है, आप आगे कक्षा में जानेंगे। बच्चों मैंने सिंपल से बता दिया कि जैसे अगर O2 लिखा है, या O3 लिखा है, या O4 लिखा है, कुछ भी लिखा है, कोई सा भी यहाँ पे लेटर हो और उसके नीचे कुछ भी लिखा हो 4, 5, 6, इसका मतलब क्या हुआ? कि जो ये तत्व है ना, ये तत्व है, मान लो कि देखो ये क्या है? ये एक तत्व है, ये एक तत्व है। ठीक है, ये क्या है? C का मतलब क्या हुआ? किसी भी तत्व का नाम है। ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं, यहाँ पे देखो लिखा भी है। ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीजन। और ये क्या है? C का मतलब क्या है? कार्बन। ठीक है, तो यहाँ देखो कार्बन को C कहते हैं। ठीक है, तो C का मतलब क्या है? तो देखो जितना भी नीचे नंबर लिखा होगा ना, मतलब कि वो तत्व ना उतनी बार लिया गया है उस पदार्थ को बनने में। ठीक है, जैसे CO2, ये क्या है? आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो C है ये क्या है? कार्बन, और O2 का मतलब क्या है? देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनने में ना O2 का मतलब यहाँ पे O क्या है? ऑक्सीजन, और 2 का मतलब क्या है? ये 2। तो जो ये O है, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड बनने में 2 बार ये 2 अणु लगा होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका पूरा नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ गए? जो भी यहाँ पे तत्व, जितने भी नंबर होंगे उस तत्व के सामने, इसका मतलब कि वो तत्व इस चीज को बनने में इतनी बार लिया गया है। ठीक है, सिंपल सा आप समझ गए होंगे। देखो जैसे एक बता रहा हूँ, CH4। CH4 का मतलब क्या है? मीथेन। ठीक है, CH4 का मतलब क्या होता है? मीथेन। इसका मतलब क्या हुआ? देखो CH का मतलब क्या हुआ बताओ? C का मतलब क्या हुआ? कार्बन, और H4 का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन। ठीक है, C का मतलब क्या हुआ? कार्बन, और H4 का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ? C तो सिंगल है, कार्बन C सिंगल है, लेकिन H जो है वो 4 बार लिया गया, हाइड्रोजन 4 बार, हाइड्रोजन जो है 4 अणु मिलके CH4 का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या? जितना भी नंबर लिया गया उसको यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है इसके बगल वाले लेटर में। ठीक है, आप ये ध्यान रखना, और नेक्स्ट क्लास में तो आपको तो डिटेल से पढ़ाऊंगा ही मैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
आगे कुछ पदार्थों के रासायनिक नाम के साथ उनके सूत्र भी भाषा दिए रहेंगे। ये केवल आपका रसायन शास्त्र की भाषा में प्रारंभिक परिचय के लिए है। आप इन्हें अभी याद करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, ठीक है। तो अभी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखो अब यहाँ पे ये समझ रहे होंगे ना, ये किस लिए लिखा गया है। जैसे CaSO4, इसका मतलब क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो ये आपको अभी मैं तो कहता हूँ कि अभी जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये सब प्रक्रिया है बच्चों, ठीक है। क्या लिखा है, वह परिवर्तन जिसमें अथवा एक से अधिक नए पदार्थ रासायनिक पदार्थ वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। मैं आपको कल शुरू में क्या बताया था, यही परिभाषा बताया था कि नहीं बच्चों, बताओ कैसे बताया था। क्या कह रहा है कि वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। इससे मैंने सिंपल तरीके में क्या बताया था कि जब कोई पदार्थ स्वयं का रूप दूसरे रूप में विस्थापित कर दे, या जब कोई पदार्थ, देखना वो पहली वाली वीडियो जाके मैंने क्या बताया था उसमें, कि जब वो पदार्थ जो होता है, इससे भी डिटेल में बताया था, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी। जब कोई पदार्थ अपना स्वयं का रूप छोड़ के दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। कैसे 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 देखो उस दिन मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, संगमरमर बताया था ना शायद, हाँ संगमरमर ही बताया था। जब संगमरमर नहीं बताया था, दूसरा बताया था, देखो दूधिया वाला, चूना वाला। जब चूना में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है, ये दूधिया चूना, ठीक है। दूधिया चूना कह लेते हैं इसको। जब चूने के घोल में बच्चों, इसका मतलब देखो, वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हो। अगर कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो नया पदार्थ का निर्माण होता है बच्चों, ठीक है, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। मतलब एक सिंपल से समझ लो कि जब अगर ये लोहा है, इस लोहे को काट के या इस लोहे को पीट के आप किसी भी चीज़ का रूप दे सकते हैं कि नहीं। या आप हथौड़ा बना लीजिए, या लकड़ी बना लीजिए इसका लोहे का, या कुछ भी बना लीजिए, पत्थर बना लीजिए लोहे का, तो कुछ भी हो सकता है, हथौड़ा, कैंची, कुछ भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस लोहे से किसी दूसरे चीज़ का निर्माण हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन जब रासायनिक केमिकल के साथ जब करते हैं तो उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे ये क्या है, चूना है, चूना का घोल है, ठीक है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं इसमें तो क्या बन जाता है, दूधिया चूना बन जाता है बच्चों, ठीक है। इसका बुलबुले निकलते हैं, समझ लो ऐसे। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मतलब कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है जिससे नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। पहले तो वो सिर्फ चूना था, चूना का पानी, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया गया तो क्या बन गया, नया पदार्थ, दूधिया चूना। तो बच्चों आप समझ रहे हैं कि किसी पदार्थ में जब एक से वस्तु दूसरे वस्तु में अगर मिलता है तो नया पदार्थ बनता है, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। या सिंपल सा कह सकते हैं कि जब कोई, फिर से लाइट कट गई यार आज, कोई बात नहीं, पढ़ाऊंगा। दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच अपक्रिया के बाद इन पदार्थों में नया परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं बच्चों, ठीक है। आपको बताया था कि दो से अधिक पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो नया पदार्थ का निर्माण होता है। कैसे, जाके फर्स्ट वीडियो में देखना, एकदम डिटेल से पढ़ाया है मैंने। रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या चाहिए, कम से कम दो पदार्थ चाहिए। कैसे, रासायनिक, आपको मैं भूत नजर आ रहा हूँगा वीडियो में, तो समझ जाओ कि रासायनिक परिवर्तन के लिए क्या चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया के लिए कम से कम दो पदार्थ जरूरी है। तो अगर दो पदार्थ अगर आपस में अभिक्रिया करेंगे तो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगी। सिंपल सा मैटर समझ लेना। अरे यार, जब नया पदार्थ बनाने के लिए दो पदार्थ की आवश्यकता होती है कि नहीं, बताओ कैसे। ये लोहा है, लोहा अपने आप दूसरे रूप में हो जाएगा। जब तक इसको पीट के हथौड़ा इसको गर्म नहीं करोगे तो कैसे किसी भी चीज़ में फॉर्म में बदलेगा, ठीक है। तो समझ जाओ उतना कि किसी भी केमिकल को दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच अभिक्रिया करने के लिए कम से कम दो मैटर की जरूरत होती है, दो पदार्थ की जरूरत होती है, उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसी से केमिकल रिएक्शन होता है। चलो, रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। जितने भी नए पदार्थ जो होते हैं रासायनिक परिवर्तन के अनुसार ही बनते हैं। उदाहरण के लिए किसी अयस्क में धातु का निष्कर्षण करना, जैसे लोहा अयस्क से लोहे का
हमें निश्चित क्रम में रासायनिक परिवर्तन करना पड़ता है। औषधि औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का उत्पाद होती है। इसके अलावा प्लास्टिक आदि नए पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की गई है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन नए पदार्थ के बनने के साथ साथ निम्नलिखित घटनाएं भी हो सकती हैं। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों के बनने के साथ साथ निम्नलिखित घटनाएं भी हो सकती हैं। ऊष्मा, प्रकाश, किसी अन्य प्रकार के विकिरण का बाहर निकलना तथा उनका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना। ये सब तो पता है कि अगर किसी भी चीज़ को अगर रिएक्ट करता है तो उसमें से बहुत सारे, जैसे ध्वनि निकल सकती है, धुआं निकल सकता है, गैस निकल सकता है, ठीक है, या ऊष्मा या प्रकाश निकल सकता है, आपको पता है। जैसे आप तो कहेंगे सर एग्जाम्पल दीजिए। देखो, जब लाइट कट गई यार, चलो देखते हैं। आइए हम सब कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से विचार करते हैं। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, जैसे जलता है तो उसमें से धुआं निकलता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? किसी गैस का बनना, ठीक है, धुआं, ठीक है। और वास्तव में किसी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने से सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। आपको पता है कि अगर लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें क्या ऊष्मा का उत्पादन होता है। पटाखों का विस्फोट अगर करवाते हैं उसमें रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है, उसमें धुआं निकलता है, उसमें विस्फोट का आवाज़ आता है और ऊष्मा या प्रकाश ध्वनि निकलती है, आपको पता है। तो पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैस उत्पन्न होती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। तो सारे जो हैं केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जब भोजन पदार्थ सामग्री बासी हो जाती है तो अथवा सड़ जाती है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? तो मतलब कर सकते हो यार, एब्सोल्युटली कह सकते हो। जैसे देखो कुछ भी चीज़ खराब होता है तो उसमें जो केमिकल रिएक्शन की मदद से खराब होता है। जैसे अगर आप भोजन को रख दे, और केमिकल रिएक्शन खराब नहीं होता कि अच्छा भी होता है। जैसे आप भोजन को जैसे मान लो कि रख देते हो तो जो हवा में जो क्या होती है, आर्द्रता होती है, उस भोजन को खराब कर देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस भोजन को खराब होने के लिए आर्द्रता जरूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन हो गया है। अगर उसी को भोजन को फ्रिज में रखते हैं तो आर्द्रता नहीं आती है। आर्द्रता मतलब खराब नहीं कर पाती है। क्योंकि आर्द्रता से आपने रिमूव कर दिया। तो केमिकल रिएक्शन से खराब भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है हमारे लिए। कोई भी चीज़ खराब नहीं होती, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती पूरी। संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल ना खा लिया जाए तो उसे कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। क्या आलू और बैगन को काटकर छोड़ने पर कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं? आपको पता है। फल या सब्जी की सतह का हवा की ऑक्सीजन के संपर्क आने से काले रंग का निर्माण होता है। कटे फल और सब्जी को पानी में डालकर हिलाया जाता है। क्यों? कटे फल और सब्जी को पानी में हिलाकर धोने से कटे सतह के उत्तक का हवा के ऑक्सीजन से संपर्क नहीं हो पाता है, जिससे सतह पर भूरा रंग नहीं जमता है। आप लोहे की चाकू फल और सब्जी को काटिए और देखिए भूरा रंग कितनी तेज से बनता है। ऐसी स्थिति में किसी स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। क्या रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो जैसे रासायनिक परिवर्तन में, तो जैसे आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दूँ, जैसे जंग लगना, ये क्या है? केमिकल रिएक्शन से। अगर आप लोहे का गेट होगा आपका, अगर आप पानी अगर डाल देंगे तो कुछ दिन बाद देखेंगे कि वहाँ पे क्या है, जंग लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर ने और हवा ने वो क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन किया, जिसकी मदद से भूरा रंग या जो जंग होता है उसका निर्माण हुआ। तो बच्चों मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन के लिए कम से कम 2 तत्व बहुत ही आवश्यक हैं। कोई सा भी 2 तत्व हो सकता है, कोई भी सिंगल जो होता है केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता। तो केमिकल रिएक्शन की कम से कम 2 तत्व आवश्यकता होती है। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2, ठीक है। यहाँ तक आपको देखो, जैसे माचिस जलाने के लिए भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है। आप डिब्बे पे जब आप रगड़ते हैं तभी तो माचिस जलता है, समझ गए ना। तो जो सल्फेट होता है, लाल सल्फेट, उसको आप जलाते हैं, माचिस से रगड़ते हैं तभी तो आग जलती है। तो केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं, यहाँ पे आग जला कि नहीं। तो आपको बताया मैंने कि केमिकल रिएक्शन के लिए कम से कम 2 पदार्थ की आवश्यकता होती है, कोई सा भी हो सकता है वो, ठीक है। लोहे पर भूरा, लाल या पदार्थ रंग जमना, ठीक है। आपने चापाकल के नट, खिड़की के छड़ आदि पर भूरा भूरा रंग पदार्थ जमा देखे होंगे। इस भूरा
लाल पदार्थ को जंग कहते हैं, ठीक है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे को वस्तुओं को प्रभावित करता है, जैसे धीरे धीरे नष्ट कर देता है। चूंकि लोहे का उपयोग पुल, जहाज, कार, ट्रक, कारखाने आदि का ढांचा बनाने और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण थोड़ी होने वाली आर्थिक बहुत हानि होती है। तो जंग मतलब एक प्रकार से घाटा कैसे हो सकता है कि इसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इकोनॉमिक जो क्षति होती है। कैसे, अगर मान लो कि अगर जंग लगता है तो क्या होता है, जो हमने लगाया है कोई भी, ठीक है, जंगला वगैरह, वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है, जिससे हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक इशू हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ है, जो जो क्या बोलते हैं, क्या जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ वो क्या है, हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। कैसे, आपको बता दिया मैंने कि जंग लग जाता है तो हमारा जितना भी इम्पोर्टेंट वस्तु होती हैं वो ख़राब कर देता है या भोजन को ख़राब कर देता है, ये हानि हो गई। और कुछ कुछ आवश्यकता होती हैं जैसे अच्छे होती हैं, वो हमारे लिए जीवन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर माचिस का एग्जांपल लीजिए, अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होता तो आप माचिस जला पाते क्या, नहीं जला पाते। क्यों? क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होता तो वो जो सल्फेट होता है, जहाँ पे पट्टी होती है, उस पर देखा होगा रगड़ते हैं आप माचिस को, तभी जलता है। अगर ये नहीं रहता तो सिर्फ लकड़ी की मदद से नहीं जला पाते। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन से ही वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो माचिस होती है वो जलती है, बर्न करती है, ठीक है। ये एग्जांपल बता रहा है आपको कि एक खाली डब्बे में डालिए कील और एक ऐसे हल्का पानी में डालिए और एक पूरा फुल पानी में डालेंगे, देखेंगे जो फुल पानी में है, इसमें और इसमें कुछ नहीं होगा केमिकल रिएक्शन। क्यों? इसको बंद कर देंगे तो कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 मैटर चाहिए, 2 पदार्थ की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसको अगर खोल के रखेंगे तो और जल्दी होगा, क्योंकि पानी भी है, कील भी है और हवा भी है, तो तीनों मिल जाएगा तो इसमें ज़्यादा होगा। तो ये पढ़ लेना, ये कहानी बताया गया है, ठीक है। चलो ये पढ़ लेना, ठीक है, ऊपर वाला ये बता दे पढ़ के। चलो बता देते हैं। 3 बोतल लीजिए, ठीक है आप, और प्रत्येक में से कील या कांटी लीजिए। एक बोतल को गर्म पानी से भर दीजिए, दूसरे बोतल को ठंडे पानी से और आधी कील को डालिए और तीसरे बोतल को खाली छोड़ दीजिए। तीनों बोतल को बंद करके कुछ दिनों बाद छोड़ दीजिए, ठीक है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल की उपस्थिति, मैंने क्या बताया था, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति, 2 पदार्थ हो गई है। बताओ केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, जंग, ठीक है। जंग लगने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन और जल। तो क्या मैंने बताया था कि एक क्या है, वायु है, और एक प्रकार का यहाँ पे जल है। तो ये 2 पदार्थ होगा जिसकी मदद से जंग बन रहा है, ये जंग लग रहा है, इसे क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन 1 और केमिकल रिएक्शन 2, 2 पदार्थ मिलकर किसी तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक परिवर्तन होता है कि कोई 2 पदार्थ मिलकर किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन और जल मिलकर किसी तीसरे पदार्थ जंग का निर्माण कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा याद रखना कि किसी नए वस्तु का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। सिंपल सा मतलब है ये। नए केमिकल रिएक्शन में, कोई सा भी केमिकल रिएक्शन हो, ये याद रखना, केमिकल रिएक्शन में हमेशा एक नई वस्तु का निर्माण होता है, ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन और जल ने मिलके आपस में संयोजन बना के किसी तीसरे पदार्थ किसी तीसरे पदार्थ जंग की निर्माण की। तो इसमें तीसरा पदार्थ जंग है। तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा क्या हो जाता है, जैसे नया बता रहा हूँ, जैसे कोई, ठीक है, जैसे तीसरे पदार्थ का अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। ये क्या है, चूना पानी है, ठीक है। चूना पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो दूधिया पानी का निर्माण होता है बच्चों। तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड पहला पदार्थ, दूसरा क्या है, चूना पानी दूसरा पदार्थ। दोनों पदार्थ जब मिलते हैं तब तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है दूधिया पानी, ठीक है। तो क्या बताया मैंने अभी कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन के साथ जब 2 पदार्थ मिलते हैं तो किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसका मतलब समझ जाइए कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, स्वयं हो जाता है, ठीक है। चलो किसी एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं जो आपके घर में कर सकते हैं। कैसे, सिंपल से बता रहा हूँ, देखो, अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होता तो कुछ नहीं होता बच्चों, समझ जाओ। केमिकल रिएक्शन अगर नहीं होता तो शरबत भी नहीं पी सकते। सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो, ये क्या, आपके गिलास में अगर मान लो कि गिलास है, केमिकल रिएक्शन के लिए क्या बताया था मैंने कि कम से कम 2 पदार्थ की आवश्यकता होती है। अगर ये वाटर है, वाटर में अगर चीनी मिला देंगे और नमक मिला देंगे तो क्या बन जाएगा वो, बताओ, शिकंजी बन जाएगा। तो शिकंजी बनने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 3 पदार्थ या 2 पदार्थ की, कम से कम। सिर्फ पानी से शिकंजी बन जाएगा, नहीं बनेगा। उसमें अगर नमक मिला देंगे तब बन जाएगा, उसमें अगर चीनी मिला देंगे, थोड़ा नींबू मिला लेंगे। तो केमिकल रिएक्शन करने के लिए अनेक पदार्थ की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन कम से कम 2, ठीक है। अगर एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप ये मार सकते हैं। तो शिकंजी बनने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 3 पदार्थ
कम से कम 2 पदार्थ, ये उसमें 10 पदार्थ भी डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा नींबू डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन शिकंजी बनाने के लिए कम से कम 2 मीटर की आवश्यकता होती है, तभी बन सकता है, नहीं तो वो नॉर्मल पानी कह सकते हैं उसको। तो जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो किसी नए पदार्थ शिकंजी का निर्माण हो गया। तो समझ गए ना कि केमिकल रिएक्शन के लिए कम से कम 2 मीटर की आवश्यकता होती है, उससे अधिक भी हो सकती है। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपके। किसी बोतल को किस बोतल पर कील का प्रभाव दिखाता है, किस बोतल में रासायनिक क्रिया होने के प्रमाण मिले हैं और क्या प्रमाण मिले हैं। तो आपको बताया था जो खाली अगर छोड़ देंगे तो उसमें कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कम से कम 2 मीटर चाहिए। पहले और तीसरे बोतल के कील पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि दूसरे बोतल पर कील का प्रभाव या जंग लगता है। पहले और तीसरे बोतल में कील में जंग क्यों नहीं लगा, परंतु दूसरे बोतल में में जंग लगा, क्यों? आपको बताना है। पहले और तीसरी बोतल में नमी और ऑक्सीजन का अभाव है, जबकि दूसरे बोतल में नमी और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित है। नमी का मतलब क्या हुआ? नमी का मतलब क्या हुआ कि वायु में आर्द्रता या पानी भी कह सकते हैं उसको, अर्थात नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जंग लगता है। देखो, नमी और ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 पदार्थ हो गए, तभी तो जंग लगा, तीसरे पदार्थ का निर्माण हुआ जंग का। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो, अर्थात नमी हो, तो जंग बहुत ही जल्दी लगती है। ठीक है, आर्द्रता का मतलब क्या होगा कि वायु में का मतलब क्या हो, वायु में पानी मिश्रित हो, उसे कहते हैं आर्द्रता। ठीक है, समुद्र तट के निकट लोहे में जंग लगता है, लवण युक्त जल और जंग लगने की प्रक्रिया को दर को बढ़ा देता है। ठीक है, अच्छा बताओ कि समुद्र तट में आर्द्रता होती है कि समुद्र तट के जो जल में आर्द्रता होती है कि नहीं? वहाँ पे एग्जैक्टली होती है, क्यों? क्योंकि देखो, आपको यहाँ पे क्लास शायद चैप्टर 4 का, चाहे ज्योग्राफी का जो मैंने चैप्टर पढ़ाया तो वो याद आ रहा है कि समुद्र तट पे क्या होता है, समुद्र तट देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। ठीक है, और जो सतह होता है वो जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। बताओ, ठीक है, शायद आपको नहीं याद आ रहा हो, कोई बात नहीं। देखो, समुद्र तट में यहाँ पे जंग क्यों लगता है जल्दी? क्योंकि जो समुद्र तट है, जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो वो गुप्त उसमें जो पानी है वो ऊपर जाता है। ठीक है, किसके लिए? वर्षा के लिए। आपको बताया था, नहीं याद आ रहा है क्या? जल चक्र में क्या होता है, जो पानी होती है वो गुप्त ऊपर जाती है, तो उस पानी में क्या होता है, उस जो हवा में गुप्त उसमें में पानी भी रहता है, तो उसमें क्या आर्द्रता रहती है। आर्द्रता का मतलब क्या हुआ कि हवा में गर्म पानी रहता है। ठीक है, समझ लो इतना, जिससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है और वहाँ की जितने पदार्थों में जंग जल्दी लगता है। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे कर सकते हैं बच्चों? ठीक है, आप साइकिल के रिम और हैंडल में जंग लगते देखा होगा आपने, खिड़की की देखो, आपको पता होगा कि आपके घर में जब वर्षा होता है या आपके यहाँ पे वर्षा होता है तो साइकिल वगैरह को या गाड़ी वगैरह को अंदर कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि जंग ना लगे। ठीक है, आप साइकिल के रिम और हैंडल को जंग लगते देखे होंगे, आपने घर की खिड़की के छड़ पर पेंट की परत डालते देखा होगा। ऐसा क्यों किया होगा? लोहे की वस्तु को ऑक्सीजन तथा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर वस्तु में जंग लगने से बचाया जा सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है? लोहे की वस्तु को ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आने पर वस्तु को जंग लगने से बचाया जा सकता है, ये नोट कर लेना। लोहे के पदार्थ पर पेंट, ग्रीज या परत चढ़ाकर, क्रोमियम अथवा जस्ता जैसी किसी धातु की परत चढ़ाकर वस्तु में जंग लगने से बचाया जा सकता है बच्चों। ठीक है, आपने देखा होगा जो नया नया गाड़ी वगैरह होता है या नया नया गेट वगैरह होता है उसमें क्या होता है, पेंट किया जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेंट चढ़ाने से उसमें जंग नहीं लगता है बच्चों। ठीक, ठीक है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया यशद लेपन या ग्लेबलाइजेशन कहलाता है। स्टेनलेस स्टील में कार्बन और क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज जैसे धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, इसमें जंग नहीं लगता है बच्चों। तो ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है येलो वाला, कि स्टेनलेस स्टील के जितने भी बर्तन होते हैं, जैसे आपके घर में जितना गिलास वगैरह होगा उसमें इसलिए जंग नहीं लगता क्योंकि इतने सारे पदार्थ जो होते हैं उसको मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन। आप जानते होंगे साधारण नमक को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त होने वाली नमक शुद्ध नहीं होता और उसमें रवा छोटे छोटे होते हैं। इस प्रकार प्राप्त नमक के रवा के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी आकार के रवा उनमें विलयन के प्राप्त किए जा सकते हैं। वह प्रक्रिया रवाकरण कहलाती है। क्या रवाकरण को ठोस या नया पदार्थ बना रहा है? ये पढ़ लेना। रवाकरण का मतलब क्या हुआ? देखो,
यहाँ पे बता रहा हूँ, रुक जाओ 2 मिनट। देखो ये रवाकरण, ये इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि कोई पानी में अगर फिटकरी डाल देते हैं ऐसे लटका के, तो कुछ बाद देखा होगा आपने, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक गुब्बारा लीजिए, उसमें फूकिए, क्या होता है? क्या गुब्बारे के आकार और आकृति बदल जाती है? आप गुब्बारा को मुंह खोलकर हवा निकाल दीजिए, गुब्बारे के आकार और आकृति में क्या परिवर्तन होता है? क्या गुब्बारे को पूर्व अवस्था में आप ला सकते हैं? या गुब्बारे को फुलाने और हवा निकालने पर कोई नई पदार्थ बनी? तो देखो ये भौतिक परिवर्तन है बच्चों, ठीक है। क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। अगर आपने हवा इसमें डाल दी तो ये फूल जाती है, इसका आकार क्या होता है? फैल जाता है। अगर हवा निकाल देते हैं तो क्या होता है? ये पहले की अवस्था में आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भौतिक परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो ये नए शब्द है कुछ, ठीक है। चलो, आपने देखा होगा यहाँ पे आपके घर में पतीले के चावल पकाते हुए देखा होगा। क्या चावल पकाने के दौरान आपने पतीले के भाप निकलते देखी है? क्या आपको पतीले के ढक्कन की भौतिक सतह पर जल की कोई बूंदें नजर आती हैं? इफ जो प्लेटें होती है उसके अंदर क्या होती हैं? जैसे ठीक यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया काम करता है? जल चक्र वाली प्रक्रिया। जब गर्म होती है तो वाष्पन की प्रक्रिया ऊपर जाती है और जो ठंडी होकर ये जल में बदल जाती है, जिससे जल बाहर निकलने लगता है, ठीक है। आप महसूस किए होंगे। इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। इस परिवर्तन में पदार्थ के आकार, आकृति, रंग और अवस्था जैसी भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो केमिकल रिएक्शन में नया पदार्थ बनता है, लेकिन फिजिकल रिएक्शन में, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? फिजिकल चेंज में क्या होता है? कोई नया पदार्थ नहीं बनता, सिर्फ उसमें आकृति, रंग, आकार और अवस्था में बदलता है बच्चों, ठीक है। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ का जमना और बर्फ़ का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। उसमें नया कुछ बन ही नहीं रहा। जल क्या है? जल है बर्फ़ में बन रहा है, फिर बर्फ़ जल में बन रहा है, उसमें नया कुछ नहीं बन रहा। तो भौतिक परिवर्तन किस, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? जब दो पदार्थ या दो मैटर जब आपस में मिलते हैं तो क्या किसी नए वस्तु का निर्माण करते हैं, किसी तीसरे वस्तु का निर्माण करते हैं। लेकिन जब फिजिकल चेंज में या फिजिकल रिएक्शन में, ठीक है, जब फिजिकल चेंज में क्या होता है? ना तो आकार बदलता है, ना कि आकृति, रंग और अवस्था। आकार, आकृति और रंग में बस सिर्फ परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो ना, जैसे गुब्बारा है, तो फिजिकल रिएक्शन क्या हुआ? जो गुब्बारा है, तो गुब्बारा को अगर मुंह से फूकेंगे तो क्या फूल जाता है, लेकिन उस हवा निकाल देंगे तो फिर से पहले अवस्था में आता है। तो क्या इसमें कुछ चेंज हुआ कि नहीं? कुछ चेंज हुआ? नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ। सिर्फ उसके आकार में चेंज हुआ, ठीक है, उसके आकार में चेंज हुआ। तो ऐसे ही होता है कि जो फिजिकल चेंज होता है, उसे फिजिकल चेंज में सिर्फ क्या होता है? आकृति बदल सकता है, रंग बदल सकता है, ठीक है, उसकी अवस्था बदल सकता है, लेकिन किसी तीसरी वस्तु का निर्माण नहीं होगा। ऐसे दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लो कि जैसे कोई बर्फ़ है, तो बर्फ़ जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कैसे? मैंने क्या बताया कि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो सिर्फ आकार, आकृति और रंग में परिवर्तन होता है। जैसे भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? जैसे कोई पानी है, पानी को अगर हम लोग ठंडा करते हैं तो बर्फ़ में बन जाता है, और फिर इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? पानी में बदल जाता है। इसमें नया चेंज हुआ? कुछ नहीं चेंज। तो भौतिक परिवर्तन में कुछ सिर्फ आकार, रंग और आकृति बदलती है, ठीक है। जैसे जैसे मान लो कि अगर पानी को गिलास में लगा लेंगे, उसको ठंडा करते तो गिलास का शेप ले लेगा, अगर बोतल में जमाएंगे तो बोतल का शेप ले लेगा। तो मतलब आकृति बदल सकती है, रंग भी बदल सकता है, उसकी अवस्था ही बदल सकती है। अवस्था का मतलब क्या हुआ कि जैसे पानी है, उसको ठंडा करेंगे तो बर्फ़ में बदल जाएगा, उसकी अवस्था बदली कि नहीं। फिर बर्फ़ को अगर गर्म करेंगे तो पानी की अवस्था में बदल जाएगा। तो इसमें कुछ नया चेंज नहीं होता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि हमेशा वस्तु है सिर्फ फॉर्म बदलते रहते हैं उसके, या तो आकार बदल सकता है, रंग बदल सकता है, उसकी आकृति बदल सकती है। लेकिन केमिकल चेंज में, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? किसी तीसरे मैटर का निर्माण होता है, ठीक है। जब दो मैटर जो आपस में रिएक्शन करते हैं तो किसी तीसरे मैटर का निर्माण होता है, जैसे आपको मैंने बताया था एग्जाम्पल की मदद से। तो फिजिकल चेंज में आपको याद रखना है, जो फिजिकल चेंज में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, उसी पदार्थ में सिर्फ आकार, आकृति और रंग बदलता है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल मैंने 2 बताया था आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, समय आने पर आपको बताया जाएगा। ये 2 एग्जाम्पल आपने याद रखना है, गुब्बारे वाला और बर्फ़ वाला। कि जो बर्फ़ है वो फिजिकल रिएक्शन, अब लिख जाएगा एग्जाम में कि जो बर्फ़ है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बर्फ़ जो है फिजिकल मतलब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्यों? कि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों। जैसे मोमबत्ती है, जैसे नया एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती को हम लोग क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कि फिजिकल का। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती जला देंगे तो फिर से अगर उसको इकट्ठा किए, अगर करा जाए तो फिर से उसको बना सकते हैं बच्चों, ठीक है।
तो ये सब फिजिकल के उदाहरण हैं, और रासायनिक के मैंने को बता दिया, दूधिया वाटर वाला, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं उसके। तो ये आपको वर्ड याद करना है। भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या है? फिजिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन मतलब क्या है? केमिकल चेंज। नीलत होता मतलब कॉपर सल्फेट। गंधक अम्ल का सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या है? CaCO4। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। खाने वाला सोडा को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा कहते हैं उसको। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनाइड। जंग को क्या कहते हैं? रस्ट। आपको पता था क्या बच्चों? बताओ। जंग को जो है रस्ट कहते हैं इंग्लिश में। रवाकरण को क्रिस्टलाइजेशन, रवा का क्रिस्टल, और किण्वन का फर्मिनेशन। तो ये वर्ड आपको याद रखना है। हमने क्या सीखा? परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। मैं आपको भौतिक परिवर्तन बता दिया और रासायनिक परिवर्तन भी बता दिया। अब आप शायद लिख सकते हैं अच्छा से। तो भौतिक परिवर्तन पूछे तो बता देना कि भाई इसमें क्या होता है कि जो भौतिक परिवर्तन, अगर दो भौतिक परिवर्तन में सिर्फ नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, सिर्फ इसमें फॉर्म बदलते रहते हैं, इसके आकार, आकृति, रंग में परिवर्तन होता है, किंतु किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करता। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल में देखो, सबसे अगर एग्जाम में नंबर लाने तो पता है कि डेफिनेशन लिखी उसके साथ एग्जाम्पल लिखो। बिना एग्जाम्पल के क्या हो जाएगा? नंबर नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल लिख दोगे तब जो टीचर होते हैं वो समझते हैं कि बच्चन को डीप नॉलेज है। ठीक है। तो डीप नॉलेज को आपको पता हो चाहे ना हो, लेकिन आपको अगर एक भी एग्जाम्पल मालूम है ना, तो टीचर को क्या पता चल जाएगा कि बच्चे ने डीप नॉलेज की है, अच्छी पढ़ाई की है। तो एग्जाम्पल की मदद से आपको आप मतलब टीचर को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल, मैं कोई से भी आंसर लिखता हूँ अपनी कॉपी में, तो एग्जाम्पल बहुत ही डालता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल की मदद से पता है स्पष्टता आती है आपके आंसर में। नहीं तो कोई तो रटा रटाए लिख दे रहा है तो उसमें नंबर मिलता है। एग्जाम्पल डायग्राम वगैरह बनाओगे तो पता चलेगा कि हाँ, इस बच्चे ने अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसने अच्छी सी मेहनत की है, भले अपना पढ़े हो, लेकिन एग्जाम्पल अगर समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल बताए थे, तो उस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुण में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। अभी आपको बताया जो फिजिकल चेंज होता है उसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण या नया पदार्थ क्रिएट नहीं होता है। ठीक है। लेकिन जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें किसी नए फॉर्म या किसी नए मैटर का क्या होता है? निर्माण होता है, क्रिएट होता है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। मैं आपको बताया था रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। अब एग्जाम ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा बच्चों यहाँ पे कि बताइए कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, या पूछ देगा कि इनमें से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बोल देगा मोमबत्ती का, बर्फ का, ऐसी कुछ दे देगा। कुछ पदार्थों को रवाकरण के द्वारा उनको विलयन से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। ये आपको बता दिया मैंने, ये कर लेना। ठीक है। देखो, ये सबसे अगर हमने रासायनिक और भौतिक परिवर्तन समझा है तो इसको अच्छे से टिक कर सकते हैं। ठीक है। जैसे बता रहा हूँ, जल को शक्कर में घोरना, ये आपको बताया था मैंने, शरबत वाला एग्जाम्पल दिया। तो क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है बच्चों। जब जल को शक्कर में घोरते हैं तो वो जल थोड़ा ना रहता है, वो शरबत बन जाता है। तो क्या है सबसे अच्छा एग्जाम्पल? जल को शक्कर में घोलना। ठीक है। मोम का पिघलना, क्या है? फिजिकल रिएक्शन है बच्चों। मोम को पिघला के उसको फिर इकट्ठा कर सकते हो, फिर से मोमबत्ती बना सकते हो तुम, तो समझ सकते हो। ऐसे बहुत सारे हैं, ये हैं, ये आपको समझना है। ठीक है। ये आपको कर लेना है सत्य सत्य। देखो मैं क्यों छोड़ रहा, मैं तो आपको बता देता, लेकिन सारा चीज़ मैं ही बता दूंगा तो फिर तुम क्या सीखोगे? अगर तुम कहोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे सीखने के लिए कुछ कुछ नहीं बताता। मैंने सारे चैप्टर पढ़ाया है, पढ़ाया है कि नहीं? लेकिन मैं सोचता हूँ कि कभी कभी कुछ छोड़ दूँ, क्योंकि तुम खोजोगे तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तुमको खोजने की विल पावर बढ़ेगी, मतलब आइडिया बढ़ेगा। ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको सारा पढ़ा ही दिया है, अगर साहब जितना जो मैंने क्रियाकलाप छोड़ा उस क्रियाकलाप को जाके पढ़ना। ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन इजी है कि भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताएं। कि कितना डीप में पढ़ाया था बताओ। अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, कि कोई चित्त नहीं है। ठीक है। और प्रत्येक उदाहरण दीजिए। क्या देखो कितना अच्छा, मैंने बताया था कि कॉपी में अपने एग्जाम्पल जरूर लिखना। ठीक है। अब जैसे मान लो कि फिजिकल रिएक्शन बताओगे भौतिक परिवर्तन वाला, तो कैसे चित्र बनाओगे? चित्र भी बना सकते हो। सिर्फ बर्फ़ का पिघलना ये बनाओगे तो नहीं हो जाएगा, लेकिन चित्र बना दोगे। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को यहाँ पे दिखा दोगे, यहाँ प्लेट में ये पानी है, पहले नहीं, पहले पानी दिखाना। ठीक है। यहाँ पे पानी को, ये पानी है, फिर ऐसे कर देना है यहाँ पे,
यहाँ पे बर्फ़ बना देना, ये बर्फ़ छोटे छोटे टुकड़े ऐसे ऐसे, देखो चित्र ऐसे बना। मैं तो चित्र अपने माइंड से बनाता हूँ। चित्र, ठीक है, चित्र अपने माइंड से बनाना है, ठीक है, ये नहीं कि कॉपी में रटा रटा है, किताब में रटा, नहीं। कितना याद करोगे। ये क्या बर्फ़ है, यहाँ पे दिखा देना ऐसे, पानी, यहाँ पे ठंडा लिख देना, ठंडा। पानी को जब ठंडा करते हैं तो बर्फ़ बनता है, फिर यहाँ पे दिखा देना फिर पानी, फिर यहाँ पे लिख देना कि जब बर्फ़ को गर्म करते हैं तो फिर पानी बनता है। तो चित्र बन गया, इसमें आपको गुड दे देगा ऐसे, और अच्छा नंबर देगा ऐसे ही, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया, इसको लिखना है, अभी लिखना है, ठीक है, रिवीजन करके। जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं तो आपको बता दिया मैंने। जंग लगने को कैसे रोका जा सकता है ये बता दिया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे उत्पन्न होता है और किस 3 विधियों को प्रयोग करके इनके गुण बतावे। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी है उसको पढ़ने जाके तब समझ में आएगा। रवाकरण सब क्या समझते हैं, कॉपर सल्फेट का रवा कैसे प्राप्त किया जा सकता है बच्चों। शायद मैंने इसको नहीं पढ़ाया है, तभी पढ़ा दे रहा हूँ, रुक जाओ। ऑक्सीजन गैस बनने की विधि का वर्णन कीजिए और इनके गुणों का वर्णन कीजिए। तो ऑक्सीजन गैस कैसे बनता है आपको बताया था मैंने, जाके ऑक्सीजन वाली कहानी देखिए। यूरिक के रवे कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्र को अपेक्षा समुद्री तट की लोहे की वस्तुओं में जंग लगने से क्यों अधिक होती है। अब आपको ये तो आपको अगर नहीं बनाओगे तो बहुत मारूंगा तुम लोगों को, अगर ये नहीं बनाओगे तो। देखो हिंट्स दे देता हूँ हल्का सा। रेगिस्तानी में क्या होता है, हवा शुष्क होती है। शुष्क का मतलब क्या, कि हवा में क्या होता है, पानी की मात्रा कम होती है, ठीक है। लेकिन समुद्र एरिया में क्या होती है, हवा आर्द्र होती है। जो वहाँ पे अब से आपको बताया था मैंने कि वो अगर आपको वाला क्या होता है वाटर सर्किल, अगर याद होगा वाटर सर्किल वाला प्रोजेक्ट, तो आपको अच्छा ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या होता है यार, मैं आपको बताया कि जो बालू होता है वो गर्म और जल्दी होता है, जल्दी देर से जल्दी गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो वहाँ पे अगर वहाँ पे हवा बहेगी तो हवा में क्या पानी होगा, क्या आर्द्रता होगी क्या, तो वहाँ पे आर्द्रता नहीं होगी, सिंपल सा बात है। लेकिन क्या होगा, सोख लेगा ना पानी। लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहीं पे समुद्र एरिया में क्या होता है, पानी जल्दी गर्म देर से होता है, देर से ठंडा भी होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, जब पानी निकलेगा तो वहाँ पे तो वाटर साइकिल होगा ना, वाटर साइकिल वाला काम करेगा। वाटर साइकिल काम करेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, बादल बनते हैं, और बादल बनेगा, ये आपको बताया था मैंने, कर लेना, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, कि आपको बता दिया मैंने। आप एक कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन, देखो यहाँ पे कितना अच्छा एग्जाम्पल बताओ। इससे अच्छा एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता केमिकल रिएक्शन का। दही यार देखो, मान लो कि दूध लेते हैं, दूध में अगर दूध को कैसे जमाते हैं, दही, तो जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया जो होते हैं लैक्टो शायद लैक्टोबैसिलियस शायद उसमें कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपको बताया था मैंने, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है दही का जमना। दूध दही से दूध जो होता है किसी नए पदार्थ का निर्माण होकर दही बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकल रिएक्शन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, और जो केमिकल रिएक्शन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। और दही से दूध जमना, इसका मतलब क्या हो, दूध से दही जम रहा है, जिसका मतलब किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, समझ लो कि केमिकल रिएक्शन, रासायनिक परिवर्तन। तो बता दिया मैंने। तो थोड़ा सा चलो कुछ रवाकरण वाला शायद नहीं छूट गया था, रवाकरण क्रिस्टलाइजेशन, इस पर थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने शॉर्ट में बता दिया था, आपको समझ में नहीं आया होगा। चलो बता देता हूँ। आप जानते हैं कि साधारण नमक को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो साधारण नमक, ये गलती लिखा है क्या यार, गलती लिखा है ये। साधारण नमक को समुद्र जल से कैसे प्राप्त कर सकते हैं यार, सॉरी, हाँ सही है। हम जाने समुद्र वाष्प के, समुद्र जल से प्राप्त होता है। देखो बच्चों याद रखना है हमेशा, ये आपको किसी को पता है कि जो समुद्र में नमकीन, समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है। कल वीडियो बनाऊंगा, डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, कि समुद्र का एकदम डिटेल। ये जीके वाला क्वेश्चन नहीं कि समुद्र का पानी गर्म क्यों होता है, नमकीन क्यों होता है, एकदम डिटेल से थ्योरी के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी में ज्योग्राफी पढ़ा सब्जेक्ट है मेरा, तो अच्छा कल पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। कल सोचना, लेकिन ठीक है आपको से बताऊंगा। देखो सिंपल से बस सोचने के लिए दे रहा हूँ। जब जल चक्र होता है तो जल चक्र में क्या होता है, जल चक्र में क्या होता है, सिर्फ पानी ऊपर जाता है, लेकिन नमक क्या होता है, नमक नीचे रहता है। वो नमक इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, लेकिन जल क्या है, हमेशा ऊपर जाता रहता है, जिससे वर्षा होती है। लेकिन नमक क्या होता है, एक ही जगह इकट्ठा होता रहता है, जिससे क्या होता है, वो नमक बहुत ही सारा फॉर्म ले लेता है, जिससे क्या होता है, समुद्र का पानी खारा हो जाता है या नमकीन होता है। तो कल बताऊंगा डिटेल से, लेकिन इतना सोचने के लिए मैंने दिया है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखते हैं कि नमक को समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार देखो समुद्र जल, देखो सबसे अच्छा नमक बनाने आप भी बना सकते हैं नमक। समुद्र जल लेके आइए, समुद्र जल लेके आइए, ठीक है। यार आपने मन सोचता है कि ज्योग्राफी बहुत पढ़ाऊँ,
ठीक है, ज्योग्राफी बहुत अच्छा पढ़ा लगता है मुझे। देखो, ये क्या है, समुद्र जल। मान लो कि आपके घर में क्या है, समुद्र जल है, इसको गर्म करेंगे, खूब गर्म करेंगे, तो एक एक टाइम देखेंगे जो जो पानी होता है वो वाष्प के रूप में उड़ जाएगा, लेकिन उसमें नमक बच जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नमक होता है वो उड़ नहीं सकता, भारी होता है वो जल की अपेक्षा में। वो गर्म होकर वो तो वाष्प में बदल जाएगा, लेकिन जो नमक होता है वो वाष्प में नहीं बदल सकता। ठीक ठीक है, लेकिन आपके कुछ एक घंटे बाद देखेंगे कि जो आपका भगोने में पानी गर्म करेंगे तो पानी तो नहीं रहेगा, लेकिन नमक रहेगा। वैसे ही नमक का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है। तो समुद्र के वाष्पन प्रक्रिया द्वारा नमक का निर्माण होता है या सल्ट का निर्माण होता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता और उसके रवा छोटे छोटे होते हैं। छोटे छोटे का मतलब क्या होता है? जब आपको बताया था मैंने, ज्वालामुखी पढ़ाया था, तो बताया था कि नहीं? शायद नहीं पढ़ाया था अभी। चलो, आएगा तो पढ़ाऊंगा। इस प्रकार प्राप्त प्राप्त नमक के रवा के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी आकार के रवा उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? उनके रवा, उनका आकार बहुत महीन महीन होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे। ठीक है, तथापि देखो, एक बात बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ का अगर रवाकरण अगर ज़्यादा बड़ा है तो वो ज़्यादा महंगा होता है। अगर अगर मान लो कि हीरा इतना छोटा है तो ये हीरा का मतलब क्या है? हीरा का रवाकरण नहीं हुआ है। लेकिन हीरा इतना बड़ा है, इसका मतलब क्या है? इसका क्रिस्टलाइजेशन या रवाकरण बहुत ही अच्छा से हुआ है। इसके मतलब ये करोड़ों में बिकता है, लेकिन ये कम में बिकता है। तो रवाकरण जिसका अधिक होगा, रवाकरण का मतलब क्या? उसका आकार। ठीक है, जिसका आकार जितना बड़ा होगा। इस प्रकार के शुद्ध तथा बड़ी आकार के रवा उनमें बिलियन से प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, रवाकरण का मतलब क्या हुआ यार? सिंपल से समझो ना, उनका आकार। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन अगर करते हैं तो उनका आकार, यार जब समुद्र जल को पानी में गर्म करोगे, जब समुद्र जल को गर्म करोगे तवे पे या कहीं भगोने में, तो वाष्पन की प्रक्रिया का मतलब से जल तो उड़ जाएगा, लेकिन नमक रह जाएगा। तो नमक इतना बड़ा थोड़ा ना रहेगा, इतना इतना बड़ा थोड़ा ना, छोटा छोटा रहेगा, बालू के जैसा रहेगा, बालू के फॉर्म में रहेगा ना। ठीक है, तो उसका बड़ा आकार के लिए हम लोग विलियन से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसका बड़ा आकार के लिए विलियन से प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया रवाकरण कहलाती है। चलो एग्जाम्पल की मदद से समझो। देखो, ये क्या है? मिश्री। मिश्री को अगर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? मिश्री के आकार को एक पानी में डाल देते हैं तो ये पूरा पानी जो है मिश्री बन सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका रवाकरण कर सकते हैं। तो वैसे ही नमक होता है। अगर नमक के पानी को अगर ऐसे डाल दें और उसमें एक फॉर्म डाल दें ऐसे, तो क्या होता है? पूरा आकार बन जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होता है? उसका रवाकरण आसानी से हो जाता है। रवाकरण का मतलब उसका आकार बड़ा हो जाता है। तो सिंपल सा ये फिटकरी को, जैसे फिटकरी का एग्जाम्पल सबसे अच्छा हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने को समझा दिया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा या फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद। बाय बाय। अब कट जा।